हेलो एवरीवन। इससे पहले हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ का, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी कि बेसिक वैल्यूएशन मॉडल क्या होता है, इक्विटी शेयर्स या किसी भी सिक्योरिटी की वैल्यूएशन कैसे करी जाती है, और बाकी सारे जैसे बॉन्ड्स पे है उसकी वैल्यूएशन कैसे करी जाती है। ये दोनों वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स और वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसका कुछ हिस्सा हिस्सा हमने देख लिया था पिछली क्लास में। अभी हम करंट इसमें देखने वाले हैं करंट क्लास में कि बाकी के जो वैल्यूएशन मॉडल्स है, जिसमें कि हम ग्रोथ रेट अगर चेंज होता है तो क्या करेंगे, या आगे ग्रोथ रेट अगर हमारा डिविडेंड वो कंटिन्यूस सेम नहीं है, आगे थ्रू आउट द लाइफ चेंज होता रहेगा, तो उसमें वैल्यूएशन कैसे करेंगे, और भी कुछ टॉपिक्स है जो हम इसमें कवर करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने इफेक्ट ऑफ मैच्योरिटी तक देख लिया था कि अगर मैच्योरिटी पीरियड कम है किसी बॉन्ड का तो उसका इम्पैक्ट प्राइस पे क्या आएगा, अगर ज़्यादा है तो क्या आएगा। ये एग्जाम्पल के साथ हमने देख लिया था। अब अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यील्ड टू मैच्योरिटी। अब जैसे इसको आप देखेंगे तो यील्ड टू मैच्योरिटी टिपिकली दो शब्द हैं, एक है यील्ड, एक है मैच्योरिटी। सबसे पहले हम यील्ड को देखते हैं। यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड का मतलब होता है रिटर्न्स। दिस इज़ अ इंग्लिश वर्ड। नॉर्मल इसका मतलब होता है रिटर्न्स, कि आप किसी भी समय में कितने भी टाइम में कितना रिटर्न्स बना रहे हैं। तो यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब ये टाइम फ्रेम है ना, कि आप कितना रिटर्न कमा रहे हो और कितने टाइम में, यानी कि मैच्योरिटी तक में। तो यील्ड टू मैच्योरिटी का क्या मतलब हुआ? टोटल रिटर्न फ्रॉम बॉन्ड्स या डेट या कोई और सिक्योरिटीज, ये एज्यूम करके कि आप उसको लास्ट तक होल्ड करते हो, मैच्योरिटी तक। मैच्योरिटी यानी जब तक कंपनी उसको ये ना बोल दे कि ठीक है अब इसके बदले पैसे ले लो। अब रिटर्न हमें क्या निकालना है? टोटल रिटर्न। रिटर्न कितने तरीक़ों से निकाला जा सकता है? एक तो होता है कि जो हमें इंटरेस्ट आएगा किसी भी बॉन्ड में या किसी भी डेट में, किसी भी इक्विटी में, या कहीं भी आप जो पैसा लगा रहे हो, तो दो तरीके से आएगा। इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट आएगा बॉन्ड या डिवेंचर के केस में, अदरवाइज आपके पास इक्विटी शेयर्स है तो आपके पास डिविडेंड आएंगे। दूसरा क्या होता है? जब आप बेचोगे उसको मैच्योरिटी के टाइम पे, तो आपको कुछ फ़ायदा या नुकसान होगा। तो फ़ायदा हुआ तो प्रीमियम बोलते हैं, डिस्काउंट नुकसान हुआ तो डिस्काउंट बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं कि कैसे करके आएगा। यील्ड टू मैच्योरिटी हमने क्या बोला कि टोटल रिटर्न्स निकालनी है डिवाइड बाय कितने का हमने इन्वेस्टमेंट किया था, एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो हमारा रिटर्न अब ये एनुअली या किसी भी नंबर ऑफ ईयर के लिए, फॉर एग्जांपल आपको ईयर वन पे आपको उसने बोला कि ईयर वन पे आपको निकालना है कि व्हाट इज़ यील्ड टू मैच्योरिटी। तो आप कैसे निकालेंगे कि इंटरेस्ट कितना आएगा उतने साल में, ठीक है, प्लस टर्मिनल वैल्यू यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर आप एक 500 रुपये का बॉन्ड लेते हैं और कंपनी आपको बोलती है कि 5 साल बाद हम 10% एक्स्ट्रा देंगे, प्रीमियम देंगे, तो 550 रुपये आपको देगी कंपनी जब आप मैच्योरिटी के टाइम पे जब आप कंपनी के पास जाओगे। वो टर्मिनल वैल्यू है। माइनस मार्केट प्राइस है कि आपने कितने रुपए पे ख़रीदा है आज, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल बाद मैच्योरिटी है, और नीचे में एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब आज कितने लगाए, कितने हमें मैच्योरिटी के टाइम पे मिलेंगे, डिवाइड बाय 2। अब इसमें जो बाकी टर्म्स है वो एक बार देख लेते हैं कि मार्केट प्राइस इज़ द प्राइस एट विच बॉन्ड्स हैज़ बीन बॉट। कितने रुपए पे आज आपने खरीदा, वो मार्केट प्राइस है। टर्मिनल वैल्यू क्या है? जितने रुपए आपको मिलेंगे जब आप उसको बेचने जाओगे 10 साल बाद, 15 साल बाद, जो भी उसका मैच्योरिटी का टाइम है। ऐसे करके कैलकुलेट होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। इसके क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आप इस फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा किसी कुछ क्वेश्चंस का जहाँ पे आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे, प्रेफरेंस शेयर्स। आपको ना, एक हमने इससे पहले पढ़ा था कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, जो कि नॉर्मली मालिक माने जाते हैं किसी कंपनी के। अब ये टॉपिक है प्रेफरेंस शेयर्स। आप है ये भी एक तरह के शेयर्स ही, लेकिन इसमें आपको पहला जो शब्द है प्रेफरेंस, आपको इससे अंदाज़ा लगेगा कि इन लोगों को किसी चीज़ में प्रेफरेंस मिल गया। प्रेफरेंस मतलब जैसे आपको इक्विटी शेयर्स को सारे पेमेंट बाद में मिलेंगे, इनको उस चीज़ में प्रेफरेंस मिलता है कि इन्हें जल्दी पैसा मिल जाएगा। ठीक है। तो एक बार इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये भी एक तरह की सिक्योरिटीज़ है कि कंपनी इनसे पैसे जुटाती है, ये इशू करेगी, कंपनी पैसे जुटाती है। ये हाइब्रिड होते हैं नेचर में, ये वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस जैसा हाइब्रिड, कि इनमें कुछ खूबियाँ होती हैं इक्विटी शेयर्स की, कुछ खूबियाँ होती हैं बॉन्ड्स की। कौन कौन सी होती हैं देखते हैं एक बार। ये रिडीमेबल भी हो सकते हैं जो बॉन्ड्स होते हैं, ये इरिडीमेबल भी हो सकते हैं जैसे कि इक्विटी। क्यूमुलेटिव भी होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव क्या हुआ कि मान लो आपको कंपनी ने बोला था कि हम आपको 10% हर साल का डिविडेंड देंगे,
कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो उसके साथ ये बताती है कि हम कितना आपको डिविडेंड देंगे। अगर कंपनी उस साल नहीं दे पाई तो अगले साल पिछले साल का भी जोड़ के देगी। अगर वो सारे महीने का सारे सालों का जोड़ के देती है तो वो हो जाता है क्यूमुलेटिव। अगर कंपनी वो जोड़ के नहीं देने वाली है तो वो नॉन क्यूमुलेटिव कहलाते हैं। ये सारी चीज़ें कि शेयर वो क्यूमुलेटिव है, नॉन क्यूमुलेटिव है या नहीं, ये सारी चीज़ें कंपनी शुरू में ही आपको जब प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं उसका जो डॉक्यूमेंट निकालती है उसमें सारी चीज़ें मेंशन करती है। एक होता है पार्टिसिपेटिव, एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि जो मैनेजमेंट के जो वोटिंग होती है कि किसको हम मैनेजिंग डायरेक्टर बनाएंगे, किसको सीईओ बनाएंगे, या कुछ नया डिसीजन लेना है, किधर पैसा लगाना है, इन सारी चीज़ों के जो वोटिंग लेकर जिसमें इक्विटी शेयर ओनर्स जो होते हैं वो वोट करते हैं, उसमें आपको भी अलाउड रहता है कि आप भी इसमें वोट कर सके। इसके अलावा क्या होता है इसमें कि दे आर पेबल एट फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। मतलब कि चाहे कंपनी ने उस साल लॉस किया, प्रॉफिट किया, कोई मतलब नहीं है आपको। आपको सिर्फ पैसा, आपको एक फिक्स रेट पे पैसा मिलेगा। ये इसकी एक खूबी है। तो ये ऊपर वाली जो चीज़ें थी इसमें कुछ कुछ चीज़ें तो इक्विटी की हैं, जैसे वो रिडीमेबल हो गया, पार्टिसिपेटिव हो गया, क्यूमुलेटिव हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इक्विटी शेयर्स की। अब यहाँ पे ये चीज़ें बॉन्ड्स की खूबी क्या है कि इस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। इनको और भी कुछ चीज़ों पे प्रेफरेंस मिलती है, जैसे कि जब पेमेंट आएगा डिविडेंड का, पहले इन लोगों को मिलेगा, इनको मिलने के बाद कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। अगर कंपनी ख़त्म हो गई है तो पहले जो सामान बेच के जो पैसा मिलेगा इनका हिस्सा पहले जाएगा, उसके बाद जो बच गया वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा। नॉर्मली इनके पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं। पार्टिसिपेटिव बहुत रेयर केस है जो कभी आता है, नॉर्मली इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। अब देखते हैं कि इनका वैल्यूएशन किया जाता है। पीएस मतलब कैसे होता है? पीएस मतलब प्रेफरेंस शेयर्स। तो जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था कि किसी भी सिक्योरिटी का अगर वैल्यूएशन करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमें उस सिक्योरिटी से कितना पैसा आगे मिलने की उम्मीद है, और जो भी पैसा हमें मिलने की उम्मीद होगी वो सारा का सारे की वैल्यू हम आज की डेट पे यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। उन सब का प्रेजेंट वैल्यू जैसे ही हमने निकाल लिया वही उसका वैल्यूएशन है। अब देखते हैं कि अगर वो प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल हो, फर्स्ट केस कि रिडीमेबल यानी कि आज से 5 साल 10 साल बाद आपको वो सारे पैसे मिल जाएंगे, तो आप इस केस में क्या करेंगे कि ईयर 1 पे जो आपको डिविडेंड आएगा, ईयर 2 पे, 3 पे, 4 पे जो भी आपको डिविडेंड सारे आने वाले हैं उन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। एंड सबसे लास्ट वाले में आपको डिविडेंड तो मिलेगा ही लास्ट साल में, उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, इसका जो मैच्योरिटी वाला जो पैसा है, आपने 1000 रुपये लगाए थे और कंपनी ने आपको बोला होगा कि ठीक है 1000 की जगह मैं आपको 1100 दूंगा, 1050 दूंगा या 1000 ही दूंगा, वो भी आपको उस साल मिलेगा सबसे लास्ट वाले साल में। तो उन सब का प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालना है। ऐसे करके रिडीमेबल की वैल्यूएशन होगी। एक होता है इररिडीमेबल है, ये कभी आपको इसका फाइनल पैसा नहीं मिलेगा, बस हर साल आपको डिविडेंड मिलता जाएगा। तो इसकी वैल्यूएशन कैसे होती है? डिविडेंड पेबल डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो इसका एक लंबा तरीका है, वो वही है कि आप हर साल कितना कितना डिविडेंड आ रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू आप निकलते जाओ। लेकिन इरिडीमेबल के केस में क्या होगा कि ये ज़िंदगी भर चलने वाला है, पता नहीं 5 साल 10 साल, कोई इसका लिमिट नहीं है, 1000 साल 2000 साल जाएगा। तो उसमें आप क्या करोगे कि सबका पीवी आप निकालोगे, जो भी डिविडेंड फर्स्ट ईयर में आएगा, डिविडेंड सेकेंड ईयर में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा, ऐसे कर करके पता नहीं एन नंबर ऑफ़ ईयर्स तक जाएगा और फिर भी ख़त्म नहीं होगा। तो इसके लिए मैथमेटिकली ये फार्मूला निकाला गया है कि जो भी आपका एनुअल डिविडेंड है उसको डिवाइड कर देंगे जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन दोनों से आप इससे डिवाइड कर दो, आपका प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा इरिडीमेबल केस में। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला केस जो हम देखेंगे वो है इरिडीमेबल वाला, कि ये शेयर जो कभी भी रिडीम ही नहीं होंगे, इसके बदले का पूरा पैसा आपको नहीं मिलेगा, बस कंपनी हर साल आपको इंटरेस्ट देती रहेगी। तो देखते हैं साल का कितना यहाँ पे डिविडेंड दे रहे हैं, 5 रुपये 25 पैसे। पार वैल्यू कितना है, 100 रुपये। पार वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू, इसके शेयर के ऊपर लिखा रहेगा कि ये शेयर 100 रुपये का है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको 9%। आपको क्या निकालना है, मार्केट प्राइस। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट प्राइस और इरिडीमेबल, यहाँ पे देखो आप कहीं पे भी ये लिखा हुआ है कि
5 साल बाद ये आपको मैच्योर हो जाएगा या कितने भी साल बाद, कुछ नहीं लिखा ना। अगर कुछ नहीं लिखा तो आपको ये मानना है कि इररिडीमेबल है, ये पैसे वापस नहीं आएंगे, बस हर साल आपका डिविडेंड आएगा। इस केस में अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा कि मार्केट वैल्यू का डिविडेंड पेबल जो हर साल का है उसको डिवाइड कर देंगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अभी यहाँ पे देखिए डिविडेंड पेबल कितना है, 5 रुपये 25 पैसे। 5 रुपये 25 पैसे, इसको डिवाइड कितने से करना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। आप ये करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 58 रुपये 33 पैसे। यानी कि ये 100 रुपये की पार वैल्यू है इसकी। इस शेयर के ऊपर लिखा हुआ है कि ये 100 रुपये का है, लेकिन जब मैं मार्केट में खरीदने जाऊंगा ये शेयर तो मैं 58 रुपये 33 पैसे से 1 रुपया ज़्यादा नहीं दूंगा। अगर इससे सस्ते में मिलेगा मैं ले लूँगा खुशी खुशी, 58 रुपये 33 पैसे में मिलेगा तो भी मैं ले सकता हूँ। उस टाइम पे मैं बहुत खुशी से नहीं लूँगा क्योंकि ये इतने रुपये का ही है, इतने का ही मिलना चाहिए, कोई डिस्काउंट पे नहीं मिल रहा, कोई सस्ते में नहीं मिल रहा। लेकिन अगर कोई आके मुझे बोलता है कि मेरे को 60 का दे दो या 59 रुपये का दे दो या 58 रुपये 50 पैसे का दे दो, तो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू 58 रुपये 33 पैसे है। अब देखते हैं कि इक्विटी शेयर्स, जो अभी मैं बता रहा था कि इक्विटी शेयर्स कैसे, क्या क्या होते हैं, इनकी क्या क्या खासियत होती है। इक्विटी शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर हैं, ये लोग होते हैं मालिक। जिस भी कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर कोई है, इसका मतलब है कि वो उस कंपनी का मालिक है। मालिक को क्या करना है, सबसे लास्ट में उसको पैसा मिलेगा, उसने सारे डिवेंचर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, सबको पैसा दे दिया, डेटर से पैसा ले लिया, सारी मशीन बेच दी, सब सब चीज़ करने के बाद जो पैसा बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। फ़ायदा हुआ तो इनका, घाटा हुआ तो इनका। तो अब ये देखते हैं, दे आर ऑर्डिनरी शेयर। नॉर्मली अगर कोई आपको बोलता है कि मैंने इस कंपनी के शेयर लिए हैं या ये लिया है वो लिया है, तो उसका नॉर्मल मतलब होता है कि इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर अगर है तो वो अलग से उसे बताना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर वो आ रहा है कि मैंने शेयर खरीदे हैं जितना डिविडेंड आएगा, तो उसका मतलब है कि वो इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस नहीं है। ये रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप, मालिकाना हक आपका उस कंपनी पे। एंड ये सबसे पॉपुलर है, सबसे नॉर्मल है ये। आज के डेट में अगर कोई बोलता है कि मैं शेयर मार्केट में पैसे लगा रहा हूँ या मैंने शेयर्स में पैसे लगाए हैं, उसका नॉर्मल ये मतलब होता है कि मैंने इक्विटी में पैसा लगाया हुआ है। एंड ये लोग कब लगाते हैं, जब लोगों को कंपनी की ग्रोथ में पैसा लगाना। ऑब्वियसली अगर आप किसी कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं जो पैसा डूब भी सकता है, तो उस केस में आप ये पहले छानबीन कर लेंगे कि कंपनी कितना बढ़ रही है, कितना फ़ायदा अभी कमा रही है, आगे के क्या चांसेस हैं। तो जब आपको ये भरोसा हो जाता है कि हाँ ये कंपनी बहुत ग्रो करने वाली है, तभी आप उस कंपनी में पैसा लगाते हैं ताकि मेरा पैसा बढ़े। और इसकी क्या खासियत होती है कि ये कभी भी रिडीमेबल नहीं होगा, हमेशा ये रिडीमेबल होगा। आप जब किसी धंधे में पैसा डालते हैं तो आपको ये तो नहीं पता होता कि मैं 5 साल बाद धंधा बंद कर दूंगा या 5 साल बाद अपनी दुकान बंद कर लूँगा, कंपनी बंद कर लूँगा। ये आप ये सोच के लगाते हैं कि अब ये ज़िंदगी भर चलने वाला है। ऐसे ही इक्विटी शेयर्स, क्योंकि वो लोग मालिक हैं, तो उनको भी बीच में ऐसा नहीं होता कि 10 साल बाद, 20 साल बाद या 50 साल बाद आपको ये सारे पैसे वापस मिल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। एंड पार्टिसिपेटिव, ये हमेशा पार्टिसिपेटिव होगा। जैसे अभी प्रेफरेंस शेयर्स में बहुत कम ऐसे शेयर्स होंगे, ऐसे बहुत कम प्रेफरेंस शेयर्स होंगे जो पार्टिसिपेटिव होते हैं, लेकिन सारे इक्विटी शेयर्स पार्टिसिपेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग मालिक है कंपनी के। कंपनी को किधर पैसा लगाना है, किसको सीईओ बनाना है, किसको एमडी बनाना है, किधर बिजनेस एक्सपेंड करना है, इन सारी चीज़ों के लिए मालिक लोग बताते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स बताते हैं कि ठीक है। वो अपने हिसाब से वोट करते हैं, जिसके पास जितने शेयर होते हैं उसके हिसाब से वोटिंग होती है और उसके हिसाब से रिजल्ट आता है उसका। इक्विटी शेयर्स परपेचुअल सोर्स ऑफ फंडिंग है। परपेचुअल यानी कि जो पैसा हमें देना ना पड़े वापस। हालांकि इसके बदले हम डिविडेंड देते हैं या बाकी सारी चीज़ें देते हैं, पर हम जो प्रिंसिपल अमाउंट, जो इक्विटी शेयर्स का जो अमाउंट आ रखा है, वो वापस कभी नहीं किया जाता। अगर कंपनी परफॉर्म करती है बहुत अच्छे से तो शेयर की वैल्यू बढ़ती है, अगर लॉस करती है तो वैल्यू गिर जाती है। अब इसकी वैल्यूएशन इक्विटी की कैसे करनी है, एक बात याद रखिएगा कि इक्विटी की वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा टफ होती है। हालांकि सबसे ज़्यादा टफ से मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है कॉन्सेप्चुअली या कुछ, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। जस्ट एक बात याद रखिएगा कि जहाँ भी आपको वैल्यूएशन, प्रेजेंट वैल्यू, मार्केट प्राइस कुछ भी निकालने को बोला हो, एक मंत्र है, वो ये है कि कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। जो भी पैसा आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि मैंने आज ये इन्वेस्टमेंट करी, उसके बदले में जो भी पैसा आपको आएगा आगे आने वाले टाइम में, वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारा का सारा कैश फ्लो आज के डेट पे लाके
आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि 10 रुपये मेरे को अगले साल मिलेंगे, 20 रुपये अगले साल, उसके अगले साल 30, 40, ऐसे कर करके जितना भी पैसा आपको उम्मीद है कि ये सारा पैसा आएगा, वो सारी की सारी चीज़ों का आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। बस यही है वैल्यूएशन का फंडा। दो ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हमारी बुक में हमने दिए हुए हैं। पहला ऑल्टरनेटिव है कि अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन, दूसरा है डिविडेंड कैपिटलाइजेशन। अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन पे क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं बुक में, लेकिन मैं आपको एक बेसिक इसका भी बता दूंगा। मेन जो है वो है डिविडेंड कैपिटलाइजेशन, आपकी बुक्स में उसके ऊपर क्वेश्चंस भी हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे डिविडेंड कैपिटलाइजेशन के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला जो ऑल्टरनेटिव जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिविडेंड कैपिटलाइजेशन का। सो अभी हमने देखा था एक मंत्र मूल की वैल्यूएशन का सबसे बेसिक मूल है कि जो भी पैसा, जो भी बेनिफिट्स आपको कोई इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला है, उन सब का प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल लीजिए, वही उसकी वैल्यू है। सो ऐसे ही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। डिविडेंड कैपिटलाइजेशन में हम ये अज्यूम करते हैं कि जितने साल हम शेयर रखेंगे उतने साल हमें डिविडेंड मिलेगा, वो हमारा एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा हमारा रहेगा कि जितने रुपए में हम बेचेंगे, मान लो कि आज मैंने एक शेयर खरीदा ये सोच के कि 3 साल रखूंगा, 3 साल में मेरे को डिविडेंड 10-10 रुपये मिलेगा, और 3 साल के बाद मैं 200 रुपये का वो शेयर बेच दूंगा, तो उसकी वैल्यूएशन मैं इसके हिसाब से निकालूंगा। वैल्यू देखिए, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारा जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स एंड प्राइस एट विच इक्विटी शेल बी सोल्ड। यानी कि एक तो ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में आपको जो भी डिविडेंड मिलेगा वो, और ईयर 3 के एंड पे आप जो शेयर बेचेंगे तो उसका जो प्राइस रहेगा वो भी आपको उस टाइम पे मिलेगा। तो ये 4 बेनिफिट्स आपको मिले आज इन्वेस्टमेंट करने से, तो इन चारों का प्रेजेंट वैल्यू। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं नॉर्मल, जैसे हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया था। ईयर 1 का डिविडेंड, ईयर 2 का, और बीच में जितने भी आपको डिविडेंड मिले एंड पीरियड पे, मान लो कि यहाँ पे आप 3 साल के लिए होल्ड कर रहे हो तो थर्ड ईयर का डिविडेंड प्लस प्राइस जो थ्री ईयर एंड पे है, उन सब का आपने आज की डेट का वैल्यू निकाल लिया, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। ये डिवाइड बाय 1+r⁴ 2 3 4 वॉट एवर इट इज़, वो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। अब हम आगे का देखते हैं कि डिविडेंड का इसका ओवरऑल फॉर्मूला क्या है। कैश फ्लो, हमने यहाँ पे तो कैश फ्लो के टर्म्स में लिख दिया कि ईयर 1 में जो पैसा आएगा, 2 में जो आएगा कैश फ्लो, और जो nth यानी कि फॉर एग्जांपल थर्ड ईयर में जो पैसा आएगा उन सब का आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू कितना है, वो हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में क्या आएगा हमारे पास, नॉर्मली डिविडेंड आएगा, सेकंड ईयर में भी डिविडेंड आएगा, ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे ईयर्स में हमारे पास डिविडेंड आता जाएगा। लास्ट ईयर में क्या, दो चीज़ें आएंगी, एक डिविडेंड तो आएगा ही आएगा, वो तो हर साल आना है, उसके अलावा आप शेयर को बेचोगे लास्ट ईयर में तो उसके बदले में आपको मिलेगा प्राइस। इन दोनों का भी लास्ट ईयर में दो चीज़ों का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, बाकी सारे ईयर्स में आपको सिर्फ डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। सो टर्म्स यहाँ पे एक बार आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं कि D1 D2 D3 वो डिविडेंड है। PN क्या है कि जिस साल हम शेयर बेच रहे हैं उस साल का प्राइस। एक ये एग्जाम्पल करते हैं एंड इसके बाद का जो पोर्शन है वो अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ क्या बोल रहा है कि एक कंपनी के इक्विटी शेयर हैं जो कि 2 रुपये का डिविडेंड, ये एक्सपेक्टेड है कि 2 रुपये का डिविडेंड देंगे अगले साल से, एंड और एक साल के बाद उसका प्राइस कितना है, 18 रुपये। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 12%। हमें क्या निकालना है, करंट प्राइस। तो करंट प्राइस के लिए हमें हमेशा क्या याद रखना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, यही हमें निकालना होता है। कैश फ्लो में क्या क्या है, ईयर 1 में हमें क्या मिलेगा, डिविडेंड, उसके बाद क्या मिलेगा, एक साल के और एक साल के बाद 18 रुपये का हमारा, हम बेचेंगे उसको तो 18 रुपये का हमें क्या मिलेगा, प्राइस। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो इसमें क्या किया है, ईयर 1 पे कैश फ्लो कितने का आ रहा है, 2 रुपये का, ये क्या है, डिविडेंड हमारा, और ये 18 रुपये क्या है, ये प्राइस है अगर हम एक साल बाद बेचते हैं तो। ये दोनों का हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। 12% का हमें क्या दे रखा है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 12% पे हमें देखना है। अब ये 12% पे हमें यहाँ से ये देखना है कि ईयर 1 पे क्या है, 0.893, और ईयर 2 पे क्या है, 0.797, ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। तो हमने 893, और सॉरी ईयर 1 पे ही हम, ईयर 1 के एंड पे ही हम बेच रहे हैं, तो ईयर 1 का भी 893 ही होगा। क्यों, क्योंकि हमने ईयर 1 पे हमें यहाँ पे डिविडेंड भी आया
और इसी दिन हमने बेच भी दिया अपना शेयर, ईयर 1 के ही एंड पे, ईयर 2 के एंड पे हमने नहीं बेचा, इसलिए 797 यूज़ नहीं होगा। तो 0.893 इतने का हमें डिविडेंड मिल गया, उसी साल हमें 18 रुपये का कैश फ्लो बेच के आ गया, इन दोनों का हमने टोटल कर दिया प्रेजेंट वैल्यू का, तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितने रुपये आ गया, 17 रुपये 86 पैसे का, इन दोनों का टोटल। तो ऐसे करके हमने पहला केस कर लिया है। इसके आगे के केसेस हम अगली क्लास में करेंगे, अदरवाइज आपके लिए बहुत हैवी हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।